जिस समय भारत को आजादी मिली उसी समय अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देशों को भारत के साथ साथ में आजादी मिली थी, लेकिन भारत ने डेमोक्रेसी से चलने का अपना रास्ता तय कर लिया था। वहीं दूसरे देश सोच रहे थे कि एक गरीब देश में कैसे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रहे। अंग्रेज जिस कंडीशन में हमें छोड़ के गए वो काफी दुखदायक थी, वो काफी खराब थी, लेकिन भारत ने ये तय कर चुका था कि हम डेमोक्रेसी से आगे बढ़ेंगे। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है और हमारे देश में लागू 26 जनवरी 1950 से हो जाता है। इसी के साथ साथ जनवरी 1950 में ही भारत में इलेक्शन कमीशन बन जाता है और भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं सुकुमार सेन। सुकुमार सेन के ऊपर जवाबदारी थी भारत में पहला इलेक्शन कंडक्ट करवाने की। वो कहते हैं ना, जब भी आप कोई चीज पहली बार करते हो तो डर रहता है, जब भी आप कोई काम पहली बार करते हो तो अनेक चैलेंजेस आते हैं। जब 1950 में इलेक्शन कमीशन सेटअप हो गया था तब सबको उम्मीद थी कि भारत में अब चुनाव हो जाएंगे, लेकिन इन चुनाव को बार बार पोस्टपोन करवाना पड़ा क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। सबसे पहला चैलेंज था कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी है इस देश में जहां से लोग अपने एमपी और एमएलए को चूज करेंगे। दूसरा चैलेंज था इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना है, वोटर आईडी कार्ड्स को प्रिपेयर करना है। तीसरा चैलेंज था कि जब इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर किए जा रहे थे तो 40 लाख विमेन के नाम मिसिंग थे। अगर चाहता तो इलेक्शन कमीशन उन बिना 40 लाख विमेन के इलेक्शन करवा सकता था, लेकिन भारत में एक वोट भी मैटर करता है, इसलिए फिर से चीजों को रिवाइज किया गया। उन 40 लाख विमेन्स के नाम ऐड किए गए। इसी के साथ साथ स्टाफ को ट्रेनिंग देना। जब भी चुनाव होता है तो आप जानते हो कि एक बहुत बड़ी मात्रा में स्टाफ लगता है, तो उन स्टाफ को ट्रेनिंग देना भी इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। जिस समय भारत का पहला चुनाव होना था उस समय भारत की 85% पॉपुलेशन इलिटरेट थी। ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ अमीर देश में हो सकती है, जिस देश में लोग पढ़े लिखे होते हैं वहीं डेमोक्रेसी हो सकती है। अब सोचो भारत जैसा गरीब देश जहां पर की 85% पॉपुलेशन इलिटरेट हो, वहां पर डेमोक्रेसी हो रही थी तो पूरी दुनिया भारत पर हंस रही। पूरी दुनिया देख रही थी कि एक गरीब देश में कैसे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, ये गरीब देश बिखर जाएगा डेमोक्रेसी के चलते। लेकिन हमारा देश, हमारे देश के लीडर, इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ते रहे और फाइनली भारत का इलेक्शन होता है अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक। हम भारत के पहले इलेक्शन को 1952 के इलेक्शन से कहते हैं क्योंकि अधिकतर हिस्सों में 1952 में ही वोटिंग हुई। जब भारत का पहला जनरल इलेक्शन हुआ तो पूरी दुनिया चौंक गई थी कि एक गरीब देश में इलेक्शन भी हो गए और डेमोक्रेसी आ गई। जब भारत में पहले इलेक्शन का रिजल्ट आया तो कांग्रेस अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार थी। कांग्रेस को 489 में से 364 सीट्स मिली थी, मतलब कि कांग्रेस के पास में एक बहुत तगड़ी मेजॉरिटी थी और कांग्रेस अपनी सरकार बनाने को रेडी। कांग्रेस के बाद में 16 सीट कम्युनिस्ट पार्टी को मिली। जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, सरकार और अपोजिशन दोनों ने इस चुनाव के नतीजे को स्वीकार किया, किसी ने एक दूसरे को ब्लेम नहीं किया। और कांग्रेस का डोमिनेंस हम सिर्फ पहले इलेक्शन में नहीं बल्कि पहले 3 इलेक्शन में हम लोग देखते हैं कि जहां जहां तक इस देश में नजर जाएगी वहां वहां कांग्रेस की सरकार बन रही। जब भारत का दूसरा इलेक्शन हुआ ईयर 1957 में तो हर जगह कांग्रेस की सरकार बनी एक्सेप्ट केरला। केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी सरकार बना ली थी। उन्होंने कोएलिशन गवर्नमेंट के माध्यम से केरला में सीपीआई की सरकार बनी। बाकी हर जगह चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमें हर जगह कांग्रेस दिख रही। कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू की काफी कैरिस्मेटिक लीडर की छवि थी। एक ऐसे लीडर थे जिनको कि सभी कोई पसंद करते थे और कांग्रेस चुनाव जीतती चली जा रही। कांग्रेस के चुनाव जीतने के पीछे उसका रीजन है सोशल और आइडियोलॉजिकल कोएलिशन। कांग्रेस में समाज के हर वर्ग के लोग, हर सेक्शन के लोग थे। अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, मिडिल क्लास हो, किसान हो, अमीर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो,
हर तरीके के लोग कांग्रेस में, वही हर तरीके के लोगों की अलग अलग आइडियोलॉजी, किसी की आइडियोलॉजी एक्सट्रीमिस्ट होगी, किसी की आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट होगी, किसी की आइडियोलॉजी सोशलिस्ट होगी। अब हर व्यक्ति को लग रहा था कि कांग्रेस मुझे रिप्रेजेंट करता है, किसान को लग रहा था कि कांग्रेस मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट को लग रहा था कि कांग्रेस मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, गरीब को लग रहा था कि कांग्रेस मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। कांग्रेस में समाज के हर सेक्शन के लोग थे। ये कांग्रेस की जीत के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन। कांग्रेस को रेनबो लाइक कोएलिशन कहा जाता है। जैसे कि जब हम रेनबो को देखते हैं तो इतने सारे कलर मिलके रेनबो को खूबसूरत बनाते, तो उस समय कांग्रेस की खूबसूरती उसके समाज के हर सेक्शन के लोग एक साथ में आए हैं उसमें। साथ ही साथ मेरे लाल, कांग्रेस इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी कि अगर कांग्रेस कोई पॉलिसी बना भी रही है तो कांग्रेस के लोग ही उसे क्रिटिसाइज करते थे। कुछ इस तरीके से समझ लो कि कांग्रेस में मान लो 1000 लोग हैं, 1000 में से सरकार में मात्र 100 लोग होंगे। अब वो 100 लोग अगर कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो हो सकता है 200 लोग उस पॉलिसी से नाराज हो। अगर वो उस पॉलिसी से नाराज है तो वो कांग्रेस में रह के ही उस पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते थे, कांग्रेस छोड़कर नहीं जाते। उस समय दल नहीं बदले जाते। इसी को कहा गया है फैक्शंस, कि कांग्रेस में बहुत सारे फैक्शंस थे। मतलब कि सरकार अगर अपना काम कर रही है तो कांग्रेस के अंदर से ही कांग्रेस का कहीं ना कहीं से कोई क्रिटिसिज्म आ जा रहा है, और इसी को हम ट्रू डेमोक्रेसी कहते हैं। उस समय कांग्रेस सरकार का भी काम कर रही है और कांग्रेस के लोग ही सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो अपोजिशन का काम भी कर रही है। इसीलिए इसे कांग्रेस सिस्टम भी कहा गया है और इसी को ट्रू डेमोक्रेसी कहा गया है कि वही डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है जहां पे वाद विवाद सरकार का क्रिटिसिज्म है। आप इंडिया में कांग्रेस के डोमिनेंस को दूसरी कंट्री के वन पार्टी सिस्टम से ना समझे। हम ये मानते हैं कि भारत में पहले 15-20 साल हर जगह कांग्रेस थी, वैसे ही चाइना में भी सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी थी, यूएसएसआर में भी सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी। लेकिन चाइना का वन पार्टी सिस्टम, यूएसएसआर का वन पार्टी सिस्टम हमारे इंडिया के कांग्रेस डोमिनेंस से कंप्लीटली डिफरेंट है। भारत में अगर कांग्रेस पावर में आ भी रही थी तो चुनाव जीत के आ रही, और दूसरे देशों में सिर्फ एक पार्टी ही चलती है, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो आप दूसरी कंट्रीज के वन पार्टी सिस्टम को इंडिया के वन पार्टी सिस्टम से कंपेयर करने की गलती ना करें। तो अभी तक हमने पढ़ा कि भारत में इलेक्शन हुए, इलेक्शन कमीशन के सामने क्या क्या चैलेंजेस आए और चुनाव कौन जीता। इसके बाद में हमने सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन पढ़ा, हमने फैक्शंस के बारे में पढ़ा, कांग्रेस सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, साथ ही साथ नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस के बारे में पढ़ा कि भारत का वन पार्टी सिस्टम कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू द वन पार्टी सिस्टम ऑफ चाइना एंड यूएसएसआर। मेरे लाल, एक देश में सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के पीछे अपोजिशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिना अपोजिशन के डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। इनफैक्ट अगर किसी देश में सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है तो उसमें अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल। अगर भारत में हम सक्सेसफुल डेमोक्रेसी देख रहे हैं तो ये उस जमाने की अपोजिशन पार्टीज को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने सरकार को क्रिटिसाइज किया। उस समय की अपोजिशन की पार्टीज भले ही नंबर में कम हो, भले ही कांग्रेस के सामने एक छोटा सा आंकड़ा हो, लेकिन वो सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती थी, वो सरकार से जवाब मांगती। इनफैक्ट उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो अपोजिशन के लीडर्स को बुलाते थे कि आप आओ, आप हमारे कैबिनेट के पार्ट बनो, आप हमारे मिनिस्टर बनो और सरकार चलाने में हेल्प करो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, BR अम्बेडकर, इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनवाइट किया कि आप आइए, आप हमारे कैबिनेट का पार्ट बनिए। ऐसी डेमोक्रेसी कहीं और नहीं देखी होगी आपने, जैसे इंडिया में देखने को मिला है कि अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर्स को बुलाया जा रहा है कि आप सरकार का पार्ट बनिए। ये भारत की डेमोक्रेसी का एक तरीके से एक सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। उस समय बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, भारतीय जनसंघ हो गया। सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी पहले कांग्रेस का ही पार्ट थी। एक पॉइंट पे ये लोग कांग्रेस से निकल के ये लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। सोशलिस्ट पार्टी को तो कोई बहुत विशेष सक्सेस नहीं मिली, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना वर्चस्व होल्ड करके रखा केरला में, वेस्ट बंगाल। साथ ही साथ उस समय एक और अपोजिशन पार्टी थी, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट थी। भारतीय जनसंघ कल्चर पर काम करती थी, कल्चर के बेसिस पे उनकी आइडियोलॉजी थी। भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी हिंदुत्व पर थी। वो अखंड भारत की बात करते थे कि भारत पाकिस्तान को एक हो जाना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने ये समझा कि भारत में डेमोक्रेसी कैसे इंप्लीमेंट हुई। नो डाउट भारत के सामने चैलेंजेस आए, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। चाहे चुनाव कंडक्ट करवाना हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उसमें भी भयंकर चैलेंजेस आए, लेकिन भारत बढ़ते रहा। और आज जो तुम डेमोक्रेसी देख रहे हो, इसके पीछे तुम्हें
1950 और 1951 के लीडर्स को धन्यवाद देना होगा।